जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे शेर बहादुर, हो जाइए दहाड़ने के लिए तैयार। रेलवे सुपर 30 प्रैक्टिस बैच में आपका शानदार स्वागत है और ये पहला क्लास है। मैं क्षमा चाहूंगा कि स्टार्ट करने में देर हुई है, थोड़ी व्यस्तता थी। आप लोग भी व्यस्त होंगे, शादी विवाह इधर लगन बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए घर में ही शादी विवाह था तो थोड़ी व्यस्तता थी और थकान के कारण भी 1-2 दिन देर हुआ है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। रेलवे सुपर 30 का ये बैच आपके लिए वरदान साबित होगा। इसके पहले मैंने एक धुआंधार प्रैक्टिस बैच दिया जो बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए और बिहार सीजीएल दोनों के लिए कारगर है। प्लस यदि जो बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे आप में से कोई भी, तो रेलवे के लिए भी कारगर होगा। उसी प्रकार से ये सुपर 30 30 मैथ और अल्टरनेट अभी 30 मैथ 30 रीजनिंग का हम लोग चलाएंगे और ये सारे 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं और प्रीवियस एलपी टेक्नीशियन इस सब को ध्यान रखते हुए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। तो हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी डेली 6-15 तक में लाइव जुड़ जाने का प्रयास करेंगे। जो विद्यार्थी रिकॉर्डेड देखेंगे, रिकॉर्डेड भी डेली एक रूटीन एक समय के अनुसार आप बना के रिकॉर्डेड देखते जाइएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़िए। विपिन श्वांकर जुड़ गए हैं, प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं, विपिन कुमार जुड़ गए हैं, अभिराज जुड़ गए हैं, मेहता जुड़ गए हैं, बलविंदर जुड़ गए हैं, मोनिका है, बहुत सारे बच्चे, रानी जुड़ गए हैं। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। जिनका नाम ना ले पाए सभी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। पीडीएफ आप सभी को उपलब्ध करवाया जाता है। प्रयास करिए कि पीडीएफ को पहले ही देख के आए, क्योंकि पहले देख के आइए तो कम से कम आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो कर ही लीजिएगा, क्वेश्चन को तो पढ़ ही लीजिएगा, तो सुपर फास्ट चलने में और मजा और आनंद आएगा। सभी को वॉइस जा रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, वीडियो और वॉइस, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है तो ये पहला और शानदार एनर्जी से भरपूर क्लास। सुबह सुबह आप डेली एनर्जेटिक क्लास करिएगा, आप में अद्भुत बदलाव और कॉन्फिडेंस आएगा मेरे बहादुरों। पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार घातांक करनी पर आधारित ये क्वेश्चन है। घातांक करनी पर आधारित ये क्वेश्चन है सुपरस्टार, और सभी क्वेश्चंस बड़ा ही मजेदार रहेंगे। मैं हर बार आपको प्रेरित करता हूं कि मिक्स प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा मिक्स प्रैक्टिस करिएगा उतना आप में अद्भुत बदलाव और कॉन्फिडेंस आएगा। चैप्टर वाइज तो आप पढ़ ही रहे, तो आ जाइए बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में आधार को सेम करेंगे। आधार मतलब नीचे वाला, सर्वप्रथम आधार सेम करो। आधार मतलब नीचे वाला को सेम करो, क्योंकि हम सभी घातांक करने में पढ़े कि जब आधार सेम हो, आधार सेम हो बीच में गुणत पावर जुटेगा, आधार सेम हो बीच में भागत पावर घटेगा। यहां पे आप देखिएगा, इसको 16 के स्क्वायर, इस पर पावर है 0.16, इसको 16 रहने देते हैं। 256 को 16 का स्क्वायर लिख दिए, 0.18। अब आप जानते हैं घातांक करने का नियम, नहीं जानते हो तो मैं अभी बताते चलूंगा कि जब पावर पर पावर हो तो पावर आपस में गुना। 16 पर पावर, 16 दूनी 32 यानी 0.32, 2 अंक के बाद दशमलव तो रहेगा ही। 16 पर पावर 0.18। जब आधार सेम हो और गुना और पावर क्या होगा, जुटेगा। 16 पर पावर अब जुटेगा तो देखिए यहाँ 32 है, यहाँ 18 है, तो 0.50 50 हो जाएगा। ये 50 को काटेंगे 0.50 को, तो 16 पर पावर हाफ होगा। 16 पर पावर हाफ मतलब √16, √16 मतलब 4 हो जाएगा। यही तो निकालना है मेरे बहादुरों, और बहुत सारे बच्चों का आंसर ए आ चुका है, तो बहुत बढ़िया, शाबाश। बढ़ते चलते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं है तो आगे बढ़िए। अगला और शानदार सा क्वेश्चन है कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 और ये क्या है, ये क्या है, मच्छर आ गया होगा, ससुराई बहुत परेशान कर। चलिए आ जाइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या यार मच्छर। दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400, 4 वर्षों में 2520, तो वार्षिक ब्याज की दर याद करिए। याद करेगा जमाना, जो लगातार जुड़े हुए बच्चे उनको बहुत बेहतरीन ढंग से याद होगा। बीबीआई सुपरस्टार टोटल क्वेश्चन है बाबू। सीआई में मैंने आपको बार बार ये क्वेश्चन बताया और बार बार नोट्स भी लिखा है कि सीआई में 2 कर्मागत वर्षों का, एकदम चुटकियों में इसको आप बना सकते हैं, 2 कर्मागत वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे।
3 वर्ष 4 वर्ष का दिया हुआ है, हो सकता है 5 वर्ष 6 वर्ष का रहे, 6 वर्ष 7 वर्ष का रहे, 7 वर्ष 8 वर्ष का रहे, 26 वर्ष 27 वर्ष का रहे। तो 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया रहे तो सर्वप्रथम, सीधे सर्वप्रथम क्या, पहले वाले को मूलधन, पहले वाले को मूलधन मानते हैं, पहले वाले को मूलधन मानते हैं इसलिए क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है, प्रत्येक वर्ष ब्याज का ब्याज जुड़ता है। यहां 3, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। 3 वर्ष में 2400 है, 4 वर्ष में 25-20 है। ये वाला मूलधन का काम करेगा मेरे बहादुरों, तो दर बराबर मूलधन यानी 2400 नीचे हो जाएगा। और 3 से 4 वर्ष जाने में 1 ही वर्ष, 2 क्रमागत वर्ष रहेगा तो अंतर 1 ही वर्ष का रहेगा। यहां बढ़ा कितना, तो बोलिए सर 120 बढ़ा, ऊपर परसेंट निकालना है 100 से, 2400 नीचे, वृद्धि ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काट दीजिए मेरे प्यारो, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इससे 2 बार में फिर से आ जाइए, 120 ही बढ़ रहा है ना, ठीक। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 120 दूनी 240 और 2 पचे 10, 5%। कितना हो जाएगा ब्याज की दर, 5%। इतना करने की जरूरत भी नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधे आप सोचिएगा कि 3 वर्ष में 2400, 4 वर्ष में 25-20, बढ़ा यहां से यहां आने में 120, तो सीधा 120 ऊपर और पहले वाला मूलधन 2400 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, काट के 5% ले आइएगा। क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मात्र 2-4-5 सेकेंड में आपके साथ आंसर क्लियर। बढ़िया है, आनंद आ रहा है। अपने सभी भाई बहन को बताना है कि प्रैक्टिस अद्भुत है, प्रैक्टिस करना जरूरी। तीसरा क्वेश्चन का जवाब कौन दीजिएगा। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये सब। 1.5 kg बढ़ जाता है कब, जब 40 kg, जब 40 kg के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। एवरेज में एक स्पेशल टाइप ही मैंने आपको पढ़ाया था। एवरेज, मैं चैप्टर का नाम इसलिए लिख देता हूं ताकि क्लियर होते चले। एवरेज में एक स्पेशल टाइप ही मैंने पढ़ाया था, किसी के बदले में आना, मतलब एक जाएगा तो दूसरा आएगा। प्रतिस्थापना का मतलब यही होता है किसी के बदले में आने से यदि औसत बढ़ रहा है तो आने वाला जाने वाला से अधिक लेके आया होगा, यदि औसत कम रहा है तो आने वाला जाने वाला से कम होगा। 15 विद्यार्थी का औसत वजन 1.5 kg, 1.5 kg बढ़ जाता है कब, जब 40 kg के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। इसका अर्थ समझते हैं, मतलब 40 विद्यार्थी जाएगा, उसके स्थान पे एक नया विद्यार्थी आएगा। तो बोल रहा है नए विद्यार्थी का वजन, तो किसी के बदले में आने से वृद्धि हो तो नए विद्यार्थी बराबर हो जाएगा जाने वाला से अधिक। अब कितना अधिक को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि अधिक मतलब प्लस होता है। तो नए विद्यार्थी, जाने वाला कितना है 40 kg का, कितना अधिक, तो वृद्धि हो रहा है 1.5 kg का, लेकिन 1.5 kg तो औसत बढ़ रहा है ना। पूरा में कितना, तो 15 विद्यार्थी है तो 15 से गुना। बोले सर एक आया भी तो एक गया 40 kg वाला उसके स्थान पे आया है, तो संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। एक में मतलब औसत में 1.5 की वृद्धि, तो 15 विद्यार्थी है, 15 गुने 1.5 शायद 22.5 होगा, तो 40 प्लस 22.5 मिला के 62.5 kg, यानी जो नया वाला विद्यार्थी आया 62.5 kg का। मतलब यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल से 10 सेकंड में आपके सामने घुटने टेक देगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताते चलिएगा। इसका पीडीएफ भी आपके वीडियो के बगल में ही सेव हो जाएगा रिकॉर्डिंग होने के बाद। आ जाइए मेरे सभी भाई बहन, फटाफट जुड़िए। कहता है 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 10 और 24 है। इनके व्युत्क्रमों का योग तो चुटकियों में आप मार दिए होंगे आंसर, क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया है कि 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, किसको किसको याद है, 2 संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रमों का योग, 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है योगफल बटा गुणनफल। योगफल बटा गुणनफल, 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होता है योगफल बटा गुणनफल। यहाँ योगफल है बाबू 10 और गुणनफल है 24, तो 10 बटा 24, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 5 बटा 12। मतलब यदि आपके माइंड में है ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा आंसर। हाँ, हमने ऐसे भी बताया था कि यहां बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल है 10, तो मान लिया जाए कि आपके पास संख्याएं हैं x y। और ज्यादा क्लियर करके बताता हूं। अब चूंकि क्वेश्चन के अनुसार योगफल x + y 10 है एंड गुणनफल यानी x y 24 है,
अब यहाँ पे व्युत्कर्मों का योग निकालना है। व्युत्कर्म, व्युत्कर्म मतलब जानते हैं, व्युत्कर्म मतलब उल्टा होता है। व्युत्कर्म मतलब क्या होता है मेरे बहादुरों? उल्टा होता है। तो x का व्युत्कर्म हो जाएगा 1/x और 1/y। x बाई एलसीएम होगा, इधर बाई इधर x होगा, तो y प्लस एक्स लिखिए या x प्लस वाई, क्या फर्क पड़ता है? x प्लस वाई का मान 10 है और x वाई का मान 24 है। काट देंगे 5/12। देखिए तो यदि आप डिटेल में भी बताए तो अंततः क्या आया व्युत्कर्मों का योग? x प्लस वाई बटा एक्स वाई, यानी योगफल बटा गुणनफल। तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा, कभी भी ऐसा स्थिति में पूछे व्युत्कर्मों का योग तो सीधा योगफल बटा गुणनफल। व्युत्कर्मों का योग तो योगफल बटा गुणनफल माइंड में ही कैलकुलेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? मजा है, आनंद है? आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारों कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह उसी काम को 3 दिनों में कर देता है। पुत्र अकेला उस काम को बोले सर टाइम वर्क में तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन इस प्रकार का हम लोगों ने किया। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, मतलब एक मैन है जो 5 दिनों में काम को कर सकता है, लेकिन मैन प्लस उसका सन मिलके, मतलब लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, सहायता मतलब पिता है और साथ ही पुत्र भी है, तो 3 दिनों में काम को लपेट सकता है। हम सभी जानते हैं कि टाइम वर्क का नियम है, यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि समय काम संबंधित प्रश्नों में समय दिया रहे तो सबसे पहले उसका उल्टा करिए, क्षमता निकल जाएगा। तो समय का उल्टा क्षमता, 3 इधर 5 इधर, 3:5। अब आप सोचिए, बोल रहा है कि पुत्र अकेला उस काम को, तो बोले सर पुत्र का क्षमता चाहिए, मैन का क्षमता 3 है, मैन प्लस सन का 5 है, तो सन का कितना होगा? तो सन का 2 होगा, कोई भी बता देगा। तो किसी एक को लेकर चलेंगे 15, तो बोल रहा है पुत्र अकेले, पुत्र का क्षमता 2 है, कई दिन में? डी दिन में। डी बराबर 15/2। अब देख लीजिए 15/2 7.5 है, 15/2 मेरे बहादुरों 7.5 है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो बताइए, और जल्दी से बताइए, धड़ल्ले से बताइए। आनंद आ रहा है? आगे बढ़िए। ये वाला तो बहुत छोटा सा भिन्न है, बड़ा बड़ा भिन्न का भी मैंने बताया था। बोला इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो पहला तो ट्रिक ये है कि यदि अंश और हर का अंतर सेम हो अंश और हर का अंतर सेम हो, जैसे देखिए 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, एक का अंतर है, अंश और हर का अंतर सेम है, प्लस नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, ऐसे भी देखना है। इन्हीं के ऊपर 8 है नीचे 7, तो बड़ा हो जाएगा। तो यहां सबसे बड़ी बोल रहा है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा, जिसका अंश छोटा है छोटा। एक दूसरा तरीका भी मैं बताया हूं और आगे आएगा तो बताऊंगा भी कि नीचे से ऊपर की ओर तिरछा गुना करते जाएंगे। ऊपर में जो बड़ा आएगा बड़ा, जिधर छोटा आएगा छोटा। बड़ा ज्ञात करना है, छोटा को कैंसिल करते चलेंगे, छोटा ज्ञात करना है, बड़ा को कैंसिल करते चलेंगे। तो यहां पे आप देखिएगा कि बोल रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो 7/8, क्योंकि सब में अंश और हर का अंतर सेम है, 1-1 है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, यानी 7/8 जो है सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? अगला बार से ध्यान रखना है, ऑप्शन इधर रखना है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को दिखे और हमसे पहले बनाने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। कहता है कि डालिया ए में डालिया बी से 20 संतरे अधिक है। समझ रहे हैं आप? बहुत मजेदार है, ए और बी। डालिया ए में डालिया बी से 20 संतरे अधिक थे, ठीक है। अरुण ने बी से ए में 50 संतरे को स्थानांतरित किया, तब ए के पास बी की तुलना में 3 गुना संतरे हो गए। प्रारंभ में डालिया बी में संतरों की संख्या, तो ऐसा करते हैं ना, हम डालिया बी में पूछ रहा है कि डालिया बी में संतरों की संख्या, ये पूछ रहा है। तो मान लिया जाए कि डालिया बी में x संतरे थे, या मान लिया जाए कि p संतरे थे, p बराबर वाट। बहुत आसान सा क्वेश्चन। डालिया बी में मान लिया जाए p संतरे थे, तो p बराबर वाट, तो p संतरे यहां ले लिए। लेकिन ऊपर क्वेश्चन एकदम तोड़ के पढ़िए कि डालिया ए में डालिया बी से 20 अधिक है, तो यहां p लिया है, तो यहां p + 20, यह भी है। अब बाई क्वेश्चन कुछ परिवर्तन होगा, देखिए। कहता अरुण ने बी से ए में 50 संतरे स्थानांतरित किए, बी से ए में 50 संतरे डाले, मतलब इधर 50 बढ़ गया तो इधर 50 घट जाएगा, स्वाभाविक। फिर से आए, कहता अरुण ने बी से, पहले भी ए में अधिक था, देखिए डालिया ए में डालिया बी से 20 संतरे अधिक है, और डालिया बी में संतरों की संख्या पूछ रहा है, तो हमने बी में p मान लिया, तो
p प्लस 20, क्योंकि 20 अधिक हमारे पास 20 अधिक रहेगा तो p प्लस 20। 50 इसमें से इसमें कर दिया जाए तो इसमें 50 बढ़ा, इसमें 50 घटा, तो अंततः परिणाम आया p प्लस 70, इधर आया p माइनस 50। लेकिन इसके बाद रिलेशन क्या है जो देखिए, कहता है तब a के पास b की तुलना में 3 गुना हो गए, तभी जो a के पास जो संतरे है वो b का 3 गुना हो गए। p का मान निकाल दी, ये जो a के पास संतरे इसके बाद है b का 3 गुना हो गया। काटते चलिए मेरे बहादुरों, काटते चलिए। बोले सर करना कुछ नहीं है, करना कुछ है नहीं, बस कैलकुलेट कर दीजिए और क्या। p प्लस 70 बराबर 3p माइनस 150। p उधर जाके घटेगा बाबू, इधर कैलकुलेशन करता हूं, 2p बचेगा ना, जैसे 3p में p घटेगा, 2p गौर से देखिए गिद्ध की तरह, ये 150 इधर आके 70 में घटेगा, 70 में 150 घटेगा तो 80 हो जाएगा। और उसके बाद में गलती तो नहीं कर रहे हम लोग, 40 आ रहा आंसर, तो इधर जुटेगा ना, 150 आके जुटेगा, 150 आएगा, जैसे कि माइनस है प्लस, 70 और 150 जोड़िए 220 होगा, 70 और 150 जोड़िए 220, 2 से काटेंगे बाबू 110, p बराबर 110। यही तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में डालिया में कितने थे, 110। कुछ नहीं करना, एकदम जो जो क्वेश्चन बोला वही किया, अपने मन से कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, अपने मन से कुछ भी नहीं किए हैं। सेम क्वेश्चन है, बिहार एसएससी भी मिला है तो बढ़िया है, रिवीजन हो रहा है, टेंशन मत लो। कुछ कुछ क्वेश्चन आगे चल के ऐसे आएंगे जो रेलवे में भी बार बार रिपीट होंगे, जब ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो फिर लगेगा कि सब क्वेश्चन देखा हुआ ही है, ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो सब क्वेश्चन देखा हुआ जैसा ही लगेगा, आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन इन्वॉल्व किया जाएगा, बस आप प्रैक्टिस करते चलिए। सूरज इससे ये पता चलता है कि आप बहुत ही ध्यान से बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। यदि एक बेलनाकार निकाय का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल 660 है, जब उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बेलनाकार निकाय की ऊंचाई क्या होगी। बोलिए कि सर जैसे ही बेलन आता है उसका सारा फॉर्मूला आपके दिमाग के सामने घूमना चाहिए। पहला चीज तो ये कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एक बेलनाकार निकाय का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660, जब उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या है। बोलिए सर सिंपल सी बात है, यह एक बेलन होता है, ऐसे करके होता है ना, ऊपर नीचे, ये त्रिज्या हो गया और ये ऊंचाई होता है। हम सभी जानते हैं कि बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब चारों तरफ का जो घुमावदार है वो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। सबको याद है, नहीं याद है तो अभी लिखा रहा हूं, याद करिए। 660 कितना है मेरे शेर बहादुर, 660। 2 पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या कितना है बाबू, त्रिज्या भी 7 ही है, त्रिज्या कितना है 7 है। ऊंचाई वाट, ऊंचाई ज्ञात करना 7, ऊंचाई h निकालना है 660। बेरहमी से काटिए, एकदम काटिए, फटाफट काटिए। 22 तिया 66 हो गया बाबू, 22 तिया 66, 30 बार में और काट दीजिए। 7 से 7 कट गया, 2 से 15 दूनी 30, h बराबर 15। क्या मजेदार क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ते चल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर लेवल का क्वेश्चन बल्कि CBT 2 में पूछा गया हो, सभी को मैं आपको बताऊंगा, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के क्वेश्चंस को। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम समवर्तक 84 और 12 है, तो दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। बोलिए कि सर सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम समवर्तक, तो दो संख्याओं का गुणनफल है जो 84 है और एलसीएम है जो 12 है और एचसीएफ 8 है। हम सभी जानते हैं, है ना, हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद करिए, ये बड़ा ही मजेदार ट्रिक है। एलसीएम एचसीएफ का बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जो बार बार इस्तेमाल होता है। वो ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ।
दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर ही होता है। इसलिए HCF बराबर होगा पहली गुने दूसरी बराबर LCM, पहली गुने दूसरी बराबर LCM। HCF बराबर पहली गुने दूसरी 84 और बटा 12, काटेंगे 12 सत्ते 84, मतलब गुणनफल 84 है ना, और बटा में HCF 12 है, तो LCM यहाँ पे 7 हो जाएगा। मजेदार तरीके से कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। बढ़ते चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्रम में लुप्त संख्या बताइए। ये तो रीजनिंग हो गया ना भाई, ये रीजनिंग हो गया। हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़े, सीरीज। और आप सभी के लिए ही मैं रात में 8 बजे जो बैच चल रहा था यूट्यूब पे, मैं चैप्टर वाइज यूट्यूब पे लाऊंगा। आप सभी विद्यार्थी अपने भाई बहन के साथ जुड़ते चलिए यूट्यूब पर, चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूट्यूब पे चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करिएगा, आप में अद्भुत बदलाव आएगा। कितना बजे, 8 PM। सभी भाई बहन के साथ आपको जुड़ना है आज से ही, सभी को बताना है इस सुपर 30 बैच के बारे में भी, क्योंकि सैकड़ों एपिसोड जब लगातार आप प्रैक्टिस में रहिए तो आने वाले रेलवे के हर एग्जाम में यदि कैलेंडर फॉलो किया जाता है तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा, सिलेक्शन किसी में न किसी में हो ही जाएगा। बढ़िया है। तो आज ये मेरे बात बढ़ते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट चलते हैं तो पता चलता है हम लोग को कि 11 प्लस 11 से 16 हो गया, 5 बढ़ गया, 16 से 5 बढ़ गया, तो यहाँ पर 21 से 5 बढ़ेगा तो मुझे लगता है 26 होगा। और ये बड़ा ही आसानी से आ गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही आसानी से आ गया। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही लाजवाब सा ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसमें बहुपद कहते हैं, इसको बहुपद कहता है। ये सारा मैं चैप्टर वाइज भी करवाने का प्रयास करूंगा। कहता है 4x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस ax पूरा एक ही में है, प्लस 1, मतलब मेनली रूप से ही लिखा हुआ है 4x क्यूब प्लस, फिर से देखिए बड़ा ही मजेदार, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 किससे विभाजित है बाबू, 2x प्लस 1 से विभाजित है। और पूछ रहा है a का मान क्या होगा, a बराबर भाट। बोले सर बहुपद का मैंने अलजेब्रा का मास्टर क्लास भी शुरू में दिया था, यूथ वाला क्वेश्चन से, सुपर 50 अलजेब्रा का भी मैंने करवाया है, तो वहां पे आप देखे होंगे कि बहुपद में मैंने बताया था कि जब कोई बहुपद, ये बहुपद है, किसी से विभाजित रहता है तो उतना बराबर 0 लेके चलते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। अब यहां पे क्या करेंगे कि पुट करेंगे x बराबर -1/2 और बराबर 0 लेके चल देंगे, तो 4 इंटू -1/2, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, -1/2 के होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1/2 के होल स्क्वायर प्लस a इंटू -1/2, -1/2 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ करना खास थोड़ी ना है, बस कैलकुलेट करो, a का मान आ जाएगा। करो 4 गुना माइनस में ही 1/8 होगा, क्योंकि क्यूब करिएगा ना तो माइनस 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 3 बार होगा तो माइनस ही रहेगा, प्लस 2 गुना प्लस में ही 1/4 हो जाएगा, क्योंकि जब सम संख्या पावर हो तो चिन्ह पॉजिटिव हो जाता, फिर ही माइनस ही हो जाएगा। ये तो है ही है, लेकिन इसको जब गुना होगा तो ऊपर सीधे -a/2 हो जाएगा। अब प्लस 1 बराबर 0। मुझे उम्मीद है कि आप हल कर लीजिएगा। देखिए आप 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1/2 माइनस में, यहाँ पे आप देखिए 1/2 प्लस में है, फिर -a/2 है, प्लस 1 है बराबर 0। 1/2 माइनस में, 1/2 प्लस में, आप देखिए कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन देखना जरूरी है। -a/2 प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 को इधर रखेंगे, a/2 को उधर जाएंगे तो a/2 बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए a बराबर तिरछा गुना होकर 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते समय हाथ को ध्यान में रखना है कि आर के सर का हाथ किधर किधर चल रहा है।
बाकी तो मैं सॉल्यूशन पीडीएफ डाल ही देता हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ही है। मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूं, 12-13 साल से। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने सर्वे किया तो पता चला कि 90% विद्यार्थी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जिसके कारण वो मैथ में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उनको कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, लेकिन उनमें स्पीड कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसी कारण वो 6 साल 8 साल 10 साल तैयारी करने के बाद भी मैथ के कारण उनका रिजल्ट नहीं होता, जो बड़ा दुखद बात है। इसलिए मैंने जीरो टू हीरो बैच लाया। आपके भाई बहन जो भी है उनको एक बार जीरो टू हीरो आर के सर का जरूर पढ़वाइए, क्योंकि उसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैंने देखिए, पहला वॉल्यूम में केवल कैलकुलेशन का ही 2000 क्वेश्चंस मैंने डाला और बेहतरीन ढंग से टाइप बाय टाइप पढ़ाया भी है, जिसका वीडियो सॉल्यूशन पीडीएफ सब उपलब्ध है। चले आगे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। प्रैक्टिस ही आपको फौलाद बना सकती है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कहता है यदि 1 से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्याओं की निश्चित संख्या का योग कितना है बाबू? 51, 84। तो कितनी विषम संख्याओं को जोड़ा है? बोले सर मजेदार वाली बात है। बोल रहा है कि विषम संख्याओं को, कितनी विषम संख्याओं को जोड़ा गया? हम सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तभियो मैं लिख देता हूं कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाया है। हम सभी जानते हैं कि क्या प्रथम 1 से शुरू हो रहा है तो प्रथम एन हुआ, एन लगातार, प्रथम एन लगातार विषम संख्याओं का योग। किसको किसको पता है? सबको पता होगा बाबू। प्रथम एन लगातार विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने बताया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताया, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताया, प्रथम एन लगातार सम संख्याओं का योग बताया, प्रथम एन लगातार विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम एन लगातार विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है, जो कि दिया हुआ है बाबू 51, 84। अब सोचिए कि एन स्क्वायर का मान 51, 84 है, तो बोल रहा है कि संख्या क्या है, मतलब एन का मान पूछ रहा है, तो इसलिए एन बराबर हो जाएगा √अंडर 51, 84। अब आप सोचिए कि 51, 84 का वर्गमूल क्या होगा? बोले सर वर्गमूल निकालने का तो आपने तरीका बड़ा बेहतरीन भी बताया, मैंने हॉट ट्रिक भी बताया जो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। अंतिम में 4 है, तो वर्गमूल इसका कैसे निकलेगा? जब किसी न किसी का तो वर्ग होगा। तो बताइए 4 किसके वर्ग करने पर आ सकता है? 2 या 8, क्योंकि 2 के वर्ग 4 या 8 के वर्ग 64, तो 2 या 8। अब इतना अनुमान लगाने के बाद मैंने बताया था 2 अंक काट दीजिए। अब बताइए कि 51 लगभग किसका स्क्वायर करे कि 51 से जस्ट कम आए? तो बोले सर 7 का स्क्वायर 49, 8 तो ज्यादा हो जाता, तो लेफ्ट में 7 होगा। अब 7 का स्क्वायर 49 है और ये 51 है, अंतर कितना का 2। जो अंतर है वो जितना अनुमान लगा 7 का उससे छोटा है तो छोटा वाला लिख दीजिए, बड़ा है तो बड़ा वाला, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर है ये, यानी कि ये जो योग है ये 72 लगातार विषम संख्याओं का योग। ये जो योग है 72 लगातार विषम संख्याओं का योग। ठीक है, वीडियो ठीक चल रहा है ना? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? आ जाओ मेरे बहादुरों, दहाड़ते चलो, बड़ा ही आनंदित करने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। कहता है एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरे, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार, बार बार पूछा है ये, VVI फेमस क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार बताया, आप सभी को याद होगा। हमारे ये टाइम डिस्टेंस का सुपर 50 में भी उपलब्ध है, ये ट्रेन वाला में उपलब्ध है, हर बार ये असाइनमेंट में उपलब्ध है। मैं डायरेक्ट ही बताता हूं। एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंचता है, 4 घंटे का समय लगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे दिल्ली से चलती है और मेरठ, तो दूरी तो सेम ही है, तो 7 से 10:30 बजे पहुंचती है, तो 3.5 घंटे लगे, या आप 7/2 भी कह सकते हैं, या 3.5 घंटे। अब सोचिए एक ही दूरी को आप मेरठ से दिल्ली गए 4 घंटे में और दिल्ली से मेरठ आए 3.5 घंटे में। जब सेम डिस्टेंस दिया रहे, समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय, तब बोला किस समय से रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर जाएगी? तो बोले सर बहुत ही आसान है, देखिए मेरठ से जो गाड़ी चली है 4 घंटे में एक डिस्टेंस को तय की है, और दिल्ली से जो गाड़ी चली है 3.5 घंटे में। हम सभी जानते हैं कि दूरी का भी निश्चित राशि नहीं है, तो दूरी रेशियो से ही निकालना पड़ेगा। इस समय है, समय का उल्टा चाल होगा। चाल इसलिए होगा क्योंकि समान दूरी, एक ही दूरी, दिल्ली से मेरठ गया है 5 बजे, अब मेरठ से दिल्ली चला है 7 बजे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, 2 घंटा का अंतर है, लेकिन ये 5 बजे चल के 9 बजे पहुंचा है तो 4 घंटा लिया है। इस 7 बजे चल के 10:30 बजे पहुंचा है, 3.5 घंटा लिया है। तो यहां से 3.5 इधर आ जाएगा, 4 इधर,
पॉइंट काटेंगे इधर 40, तो 7 पचे 35, सॉरी 7 पचे 35, 8 पचे 40। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना, डायरेक्ट किए हैं तो आप कर सकते हैं। 3.5 इधर 4 इधर, पॉइंट काटिए तो उधर 40 इधर 35 हो जाएगा। 7 पचे 35, 8 पचे 40। अब आप सोचिए कि ऊपर समय है नीचे चाल है, ऊपर समय है नीचे चाल है, कोई एगो गुना करिएगा तो दूरी जो दोनों के बीच का होगा वो 7 चौके 28 होगा। अब चूंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो बोल रहा है कितना बजे मिलेगा, चूंकि दूरी भी है और विपरीत दिशा में चल रहा है तो 7 8 15 चाल जुटेगा भी। लेकिन समय निकालना तो तब आसान होता है ना, ये 5 बजे चल रहा है, ये 7 बजे चल रहा है। जब दोनों सेम समय में चले तो निकालना आसान होता है। तो बोलिए कि सर जी सिंपल सी बात है, ये बंदा चल रहा है 5 PM 5 AM और ये बंदा चल रहा है 7 AM, तो 2 घंटा में पहले इसको हम 2 घंटा चला देते तो दोनों 7 बजे हो जाएगा। तो इसका चाल है कितना 7, तो 7 दूनी 14, 2 घंटा चल लिया तो अब शेष बचा कितना 14। अब कह रहा है कि 7 बजे से कितना समय लगेगा, 7 बजे से शेष दूरी तय करने में समय, सीधे 7 बजे से समय कितना लगेगा। फिर से आइए मैं फिर से समझा देता हूं, ये बार बार बताया गया क्वेश्चन है। कहता है एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती। एकदम गिद्ध की तरह ध्यान रखें, जब तक समझ में ना आए लिखना उखना एकदम बंद करिए, 100% सीखने का प्रयास करिए। आज तक तो आप लिख ही रहे हैं तो क्या फायदा हुआ, जब निरंतर सीखिएगा तो अद्भुत बदलाव और स्पीड आएगा आप में। शुरू में समय लगेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे दिल्ली से चल के 10:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। 5 बजे जो चली उसको 4 घंटा लगा, जो 7 बजे चली उसको 3.5 घंटा। दूरी तो सेम ही है, दूरी को उल्टा हो गया चाल, किसी एक को लेकर चलेंगे मतलब समय को उल्टा चाल हो गया, किसी एक को लेकर चलेंगे 28 चाल गुना समय। अब देखिए पानी गर्म ला के रखो गला खसखस कर रहा है, हल्का गर्म। तो अब देखिएगा कि चला है 5 बजे 7 बजे, तो इसको पहले 2 घंटा चला लिया, इसका चाल कितना है 7 7 दूनी 14, शेष 14 बचा। 7 बजे से चलेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 14 बच रहा है और चाल चूंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुटेगा ही। 7 8 15, अब ये मिनट ये घंटा में है, मिनट में बदलना है तो 60 से 15 चौक 60, 14 चौक 56 मिनट। कई बजे से 7 बजे से, तो 7:56। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो आंसर याद होगा, प्रातः 7:56, प्रातः 7:56। ये 28 कहां से आया पता ही नहीं चल रहा है इसको। अरे भाई दूरी निकाला हूं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल है 7 और समय है 4, 7 चौके 28, या इसको भी ले सकते हैं 4 है 8, समय है 3.5, 8 गुना 3.5 करिए 28 से आएगा। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। हाँ देखिए यहाँ मिक्स प्रैक्टिस में जिनको दिक्कत होगा, चैप्टर वाइज यूट्यूब पर सुपर 50 डाला हुआ है, या आगे भी लाएंगे, 8 बजे लाइव जुड़ते रहिए, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। मिक्स प्रैक्टिस के मतलब होता है आपके कमजोरी को बताना कि कौन सा पार्ट से आपका वीक है, उसको चैप्टर वाइज पढ़ के दूर करिए। मतलब हर कमजोरी को दूर करते जाइएगा तो एक दिन चारों तरफ से आप स्ट्रांग हो जाइएगा। दो बार 3 बार बनाइएगा। चलिए सुपर फास्ट चलते हैं, समय ज्यादा लग रहा है। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर में 25% की वृद्धि, तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5, तो मूल भिन्न क्या, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मूल भिन्न मान लीजिए x/y। अब बाई क्वेश्चन कहता है ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, बोला अंश में 20% वृद्धि। अब हम सभी जानते हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। आप हो, मैं हूं, आपका भाई बहन कोई भी हो, कोई संख्या हो, कोई राशि हो, कोई दौलत हो, कोई धन हो, अपने आप में 100%। और 20 बढ़ गया तो 120% हो गया, 25 बढ़ गया तो 125% हो गया। अब जाके ये हो गया 3/5। कितना हो गया मेरे बहादुरों, 3/5। बस अब काटेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से 24 बचे, 25 बचे। ऊपर नीचे कर सकता है, काटने में एकदम बेरहम बनिए। हाँ ऊपर लेफ्ट ऊपर राइट भी कर सकता है, नीचे लेफ्ट नीचे राइट भी कर सकता है। तो काटिए, 3 का है 3, 8 तिया 24, 5 का है 5, 5 25। अब कुछ नहीं, 5 ऊपर जाके 1 से गुना, 8 नीचे आके x/22 बराबर हो जाएगा मेरे बहादुरों 5/8। देख रहे हैं कितना शानदार, x/22 5/8। ये हो गया मूल्य भिन्न, ये क्या हो गया मूल्य भिन्न। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसान है। मेरे सभी भाई बहन से बन रहा होगा ये क्वेश्चन।
आज ये मेरे बहादुर, ये भी बड़ा क्वेश्चन फेमस है। बिक्री कीमत दुगनी कर दिया है तो मुनाफा 3 गुना, मुनाफा का प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बड़ा VBI, एक लाइन का क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थियों को आंसर तो याद होगा कि 100% होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा था। लेकिन अब ये चालाक हो गया, बिक्री कीमत 3 गुनी कहेगा, मुनाफा 4 गुनी कहेगा, बिक्री कीमत 5 गुनी कहेगा, मुनाफा 6 गुनी कहेगा, तो लाभ प्रतिशत बदलते जाएगा। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूं कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। कहता है यदि बिक्री कीमत दुगनी कर दिया है तो मुनाफा 3 गुना हो जाता है। तो मुनाफा का प्रतिशत क्या है, मतलब ये पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत क्या है। ऐसा करते हैं कि क्रय मूल्य के बिना तो लाभ हानि अधूरा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। और मान लिया जाए कि जो मुनाफा है, जो मुनाफा आप जिसको बोलते हैं लाभ, वो X% है। तो स्वाभाविक है लाभ हानि के कोई भी मैंने क्लास दिया है, चाहे तो यूट्यूब पे मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा है, उसमें आप जाके देखिए, चाहे कहीं भी आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी 100 + X। तो पहला कंडीशन तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, यानी X का मान निकालना है। लाभ प्रतिशत यानी कभी नहीं गलती होगा, नहीं तो बार बार गलती हो जाएगा, अंदाजे बनाइएगा तो फिर सही। क्रय मूल्य 100, लाभ X%, तो विक्रय मूल्य 100 + X। यहां तक किसी को दिक्कत है मेरे भाई बहन को? नहीं ना। क्रय मूल्य 100, लाभ X%, तो विक्रय मूल्य 100 + X। ठीक है। अब बाई क्वेश्चन, क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, इसलिए क्रय मूल्य तो वही रहेगा, क्रय मूल्य 100 ही रहेगा। बोल रहा है बिक्री कीमत दुगनी कर दी जाए, तो बिक्री कीमत को दुगनी कर दीजिए, दुगनी। तो दुगनी करेंगे इसको तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 100 + 2x, 100 + 2x। बोला मुनाफा 3 गुना हो जाएगा, मुनाफा मतलब लाभ कितना, 3 गुना, यानी 3x हो जाएगा। लेकिन हम सभी को पता है मेरे प्यारों कि बिक्री मूल्य से लाभ को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य तो वही है, फिर से आइए, एकदम आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कभी गलती नहीं होगा, 100% सही आंसर आएगा। यदि बिक्री कीमत दुगनी कर दी जाए तो मुनाफा 3 गुना हो जाता है। पहला तो सिंपल तरीका है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, मुनाफा लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ X हो गया, तो विक्रय मूल्य 100 + X। क्वेश्चन कह रहा है कि बिक्री को दुगना कर दिया जाए, तो बिक्री है 100 + X, इसको दुगना करेंगे 200 + 2x। अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा मेरे भाई, ये 3x। अब क्या करें, घटा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिक्री मूल्य माइनस लाभ घटाएंगे तो बराबर क्रय मूल्य होगा, या क्रय मूल्य, जैसे भी आप चलिए। तो यहां पर आप देखिएगा कि 100 है + 2x है, एरा में लाभ 3x घटाएंगे तो बराबर 100 होगा। सॉरी, ये दुगना होगा तो 200 भी होगा, यहां पे हम लोगों ने गलती किया है। दुगना होगा तो दोनों में होगा 200 + 2x। तो यहां पे बिक्री हो गया 200 + 2x, में से लाभ 3x घट गया। देखिए बिक्री मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो बराबर क्रय मूल्य। अब आगे आंसर और क्या, देखिए ये दोनों बच गया -x, है कि नहीं। तो ये 200 उधर जाके घट जाएगा तो -100 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 100%। बस यही लाभ प्रतिशत हो गया, कभी गलती नहीं होगा। थोड़ा सा समय लगा है, जब बनाइएगा 2-3 बार तो 10 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन कभी गलती नहीं होगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं मेरे प्यारों कि सीधा हमने लाभ को x मान लिया, उसके बाद बिक्री को दुगना और लाभ को तिगुना करके घटा के बराबर में क्रय मूल्य, तो आप 100 माने ही है, बराबर लेके चल दिए, x का मान 100 आया, वही आंसर हो गया 100% लाभ। चलिए ये बनाया हुआ क्वेश्चन सुपर फास्ट। एक फल बेचने वाले ने 22.5 रुपया, 22.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से आम खरीद के 8% हानि पर बेच दिया। 1 दर्जन आम को क्या देगा ग्राहक, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो बोले सर बहुत आसान है, 22.5 रुपये खरीदा है, मतलब खरीदा मतलब इसकी तुलना 100 से, क्योंकि खरीद मूल्य या क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। 8% हानि पर बेचा तो 92 से। कहिएगा तो मैं काट ही दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर ढंग से काट लीजिएगा। छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, तभी तो मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा महाराज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही लाजवाब। एक टाइपराइटर पर जो कि बिकने के लिए विक्रय मूल्य 480 अंकित है, डीलर इस पर 10% डिस्काउंट देता है और फिर भी 8% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि डिस्काउंट नहीं दिया होता तो कितना लाभ अर्जित करता, रुपया में पूछ रहा है। डिस्काउंट नहीं दिया होता मतलब समझते हैं इसका, डिस्काउंट नहीं देना मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच देना। और याद करिए डिस्काउंट वाला जब जब ये क्वेश्चन आता है, मैं बोलता हूं कि ये समझिए एसएससी रेलवे का दामाद है।
यहां पे दिया हुआ है कि एक टाइपराइटर का विक्रय मूल्य 480 अंकित है, मतलब वो अंकित मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य इतना अंकित है। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 8% लाभ अर्जित करता है। डिस्काउंट ना देता तो कितना रुपया लाभ होता? तो पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पे डिस्काउंट ना देना मतलब समझते हैं, डिस्काउंट ना देना मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच देना। देखते होंगे कोई दुकान जाते होंगे तो फिक्स प्राइस रहता है, अंकित मूल्य पर बेचना, वहां पे जो है बस वही देगा। तो यहां पे हम सभी का अंकित मूल्य तो 480 है। अब अंकित मूल्य से डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने के लिए किसको किसको पता है? तो बोलिए सर सबको पता है, क्योंकि जो पहले जुड़े उनको तो और पता होगा, क्योंकि मैंने छोटे वीडियो के माध्यम से भी, जिसमें लाखों बच्चे 10-20 लाख बच्चे उस वीडियो को देखे हैं, प्लस यदि आपने मेरा असाइनमेंट यूट्यूब पे पढ़ा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 13 में टोटल इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कुछ नहीं करना है, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, 100 में छूट को घटा दिए तो क्रय मूल्य बन जाएगा, लाभ को जोड़ दीजिए तो अंकित मूल्य। तो यहाँ पे मेरे लाडलो मेरे बहादुरों 480 अंकित मूल्य है। लाभ कितना है? 8%। तो चूंकि लाभ को जोड़ते हैं तो अंकित मूल्य बनता है, इसकी तुलना 108 से। क्रय मूल्य जब छूट को घटाते हैं तो क्रय मूल्य किस में? सारा खेल 100 में। 100 में लाभ को जोड़िए अंकित मूल्य बन गया, छूट को घटाइए क्रय मूल्य। कब? जब डायरेक्ट अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना हो या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। 480 है क्या? अंकित है, इसकी तुलना 108 से, क्योंकि 8% लाभ है, 10% डिस्काउंट है तो 90 से। एक क्रय मूल्य निकल गया, बस काट दीजिए, काटिए। यहां पे हम सभी का 9 से ही 10 बार में, 9 से 12 बार में, 12 नमा काटने छाटने में रहे, 9 से 10 बार में, 9 से 12 बार में। अब 12 चौका 48, 400। अब आप ही सोचिए कि अब बोल रहा है कि कोई छूट ना दे, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे, और क्रय मूल्य आ गया है 400, तो 80 रुपया लाभ होगा, 80 रुपया लाभ होगा। कोई छूट ना देना मतलब क्रय मूल्य आपका 400 है और बेचेगा 480 में अंकित मूल्य पर, तो 80 रुपया लाभ हो। क्या लाजवाब क्वेश्चन। बिल्कुल बुक है, पटना से आप ले जा सकते हैं, या तो ये ऑनलाइन वाला पीडीएफ भी डाला हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला बुक ना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या यमी कार्ड से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। चलिए आ जाइए मेरे बहादुरों, बढ़ते हैं। बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 40 आदमी किसी काम को एक नियत समय पर कर सकते हैं, यदि काम पर केवल 30 आदमी लगाया जाए तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिन। मिक्स प्रोपोर्शन में स्पेशल टाइप पढ़ाया हूं मैं, चाहे तो आप मास्टर वीडियो ही मेरा क्यों ना देख ले, पुराना वाला देखिए, बड़ा बड़ा लाजवाब। अभी भी मैं बताता हूं, आपको समझ में तो आएगा ही। मिक्स प्रोपोर्शन एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, एक लाइन का। 40 आदमी किसी काम को एक नियत समय में कर सकते हैं, पता नहीं है कितना में। यदि काम केवल 30 दिन में करना हो तो इसे पूरा 30 आदमी लगाया जाए तो 6 अतिरिक्त दिन, तो 60 आदमी उस काम को कितने दिन में। तो पहले शुरू में नियत दिन कितना है, बड़ा वीवीआई क्वेश्चन। मान लीजिए 40 आदमी डी दिन में कर सकता था, लेकिन कह रहा है यदि केवल 30 आदमी लगाया जाए तो बड़ा 6 अतिरिक्त दिन लगेगा, मतलब डी प्लस 6। एकदम कुछ नहीं किए हम अपने मन से। मिश्र अनुपात का नियम आप जानते हैं कि जो दिया हुआ लेप जो ज्ञात करना है, राइट। बोला 40 आदमी किसी काम को एक नियत समय में कर सकते हैं, तो नियत समय कितना है पता नहीं है। मान लिया जाए कि वो नियत समय डी है, एक्स है, पी है, जेड है, आपको जिससे प्यार है वो लिख सकते हैं आप। तो 40 गुना डी। बोला यदि हम 30 आदमी लगाएंगे तो 6 अतिरिक्त दिन लगेगा, मतलब डी दिन हमने निश्चित किया था डी प्लस 6। इससे हम लोग पहले डी का मान निश्चित दिन निकाल लेते हैं। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन। 1 शून्य से 1 शून्य, 4D बराबर 3D प्लस 6 18, यही होगा ना। 3D इधर आके डी बराबर 18, मतलब शुरू में ही कहना चाह रहा था कि 40 व्यक्ति 18 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है कि 60 आदमी इस काम को कितने दिन में। तो सर फिर वही बात जो दिया वाले जो ज्ञात करना है, राइट। शुरू से लेकर चल दीजिए, 40 व्यक्ति था जो डी दिन में कर सकता था, और डी का मान आपने 18 लाया, तो 40 व्यक्ति 18 दिन में, तो 60 व्यक्ति कई दिन में, एक्स दिन में। काट दीजिए बाबू, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 छक्के 18, एक्स बराबर 12 दिन। तो बड़ा ही लाजवाब और मजेदार सा क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। ये सभी सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही लाजवाब और मजेदार क्वेश्चन देखता हूं सबसे पहले कौन बनाता है। कहता है एक ड्रम को भरने के लिए 3 नल है जो क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट में ड्रम को अलग अलग भर सकते हैं। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 40%। बोलिए कि सर ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। मान लो पहला नल है, दूसरा नल है और तीसरा नल है, ठीक है। पहला नल, दूसरा नल और तीसरा नल है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेते हैं, बाद में सोचेंगे क्यों किटा। एम्बर पाइप टंकी तो एक ही है, 20 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट। क्षमता कैसे निकलेगा, हारो कैल्शियम है 60, हारो कैल्शियम कितना है 60, 20 दिया 60, 15 चौक 60, 12 25 60। किसी एक को लेके चलेंगे 60, लेकिन पूरा नहीं भरना है बाबू, भरना हमें 40% ही। ये नहीं बोल रहा तीनों खोल दिया 40%, तो 3 4 7 5 12 के क्षमता से डी। देख लीजिए कितना आएगा, मुझे लगता है परसेंट से 2 शून्य कट गया, 6 चौक 24, 24 बराबर 12 डी, 12 दूनी 24 यानी डी बराबर 2। मिनट है तो मिनट हमसे पहले लाने का प्रयास करिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। आज 19 20 पहुंच गए, कुछ ही क्वेश्चन और है। कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड या ये क्या है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। रेस मैंने पढ़ाया था, रेस यानी दौड़, मास्टर वीडियो भी होगा और चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था। रेस दौड़ क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जब दौड़ने की प्रतियोगिता होती है, अकेले नहीं 2 या 2 से अधिक, तो ये दौड़ कहलाता है। जहां से आप स्टार्ट करते हैं उसको आप स्टार्ट बिंदु, प्रारंभ बिंदु कहते हैं, और जहां आप पहुंचते हैं लास्ट में उसको अंत बिंदु या जीत बिंदु कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा। जैसे हारने वाला तो बीच में भी रुक गया कि चलो अब हारिए गए तो, लेकिन जब तक पूरा नहीं दौड़ेगा पता कैसे चलेगा कि कौन जीता, इसलिए जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा। तो 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिख सकते हैं, कोई आपत्ति। ए बी को 5 सेकंड या 40 मीटर से हराता है। ज्ञात कीजिए कि दौड़ पूरी करने में बी ने कितना समय लिया, ए बी। पहली बात तो कहता है कि ए बी को 5 सेकंड या 40 मीटर से, तो पहले दूरी वाला ही लेके चल देते हैं। 40 मीटर से हराना, ए बी को हरा रहा है, ए बी को मतलब ए पूरा 1000 दौड़ेगा, उतना देर में बी 960 दौड़ेगा। अब सेम समय में तय किया गया दूरी ही चाल का रेशियो हो जाता है। कहता है कि ए बी को 5 सेकंड या 40 मीटर से हराता है, तो पहले मैंने डिस्टेंस को लिया कि ए हरा रहा है यानी ए जीत रहा है, तो ए जीतेगा तब ना जब पूरा दौड़ेगा। तो पूरा कितना है, पूरा है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 1000 मीटर दौड़ेगा, उतना देर में भी 960 मीटर दौड़ेगा। ए बी को हरा दिया, 1000 दौड़ेगा, उतना देर में भी 960 दौड़ेगा, ए बी को हरा दिया 40 मीटर से। लेकिन यही चाल का रेशियो हो जाएगा और चाल के उल्टा हो जाएगा समय, क्योंकि दोनों 1000 ही दौड़ रहा है, तो 960 इधर और 1000 इधर। नीचे वाला को आप काट सकते हैं, चलिए 1 0 1 0, 24 चौक 96, 25 चौक 100, रेशियो निकल गया समय का। अब क्या है, यहां बोल रहा है 5 सेकंड से भी हरा सकता है। हराना मतलब क्या है, मैं हरा रहा हूं आपको तो आपसे मैं 5 सेकंड कम समय लूंगा। ए बी को हरा रहा है तो यहाँ पे अंतर है 5 सेकंड का, यहां अंतर कितना का बाबू, 1 का। अंतर की तुलना अंतर से, बोल रहा है बी का समय, ए का समय पूछता तो 24 से, बी का समय पूछ रहा है तो 25 से। 25 25 125 सेकंड। तो कितना आसान है रेस। ए बी को 40 मीटर से हरा है तो 1000 दौड़ेगा, 960। काट छाट के समय का रेशियो आ गया और दोनों में समय का अंतर है 5 सेकंड। बी का समय पूछ रहा है, बी से ए का समय पूछेगा ऐसे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आज अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार शानदार। कहता हूं चक्के की त्रिज्या क्या होगी जिसके 12 पाई सेंटीमीटर का चाप उसके केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाएगी। बोलिए सर सिंपल सी बात। कहता हूं चक्के की त्रिज्या, मान लिया जाए यह एक चक्का है, कितना मजेदार है। देखिए यह एक चक्का है, इसमें यह एक चाप है, ये चाप है और चाप की लंबाई 12 पाई है। तो बोल रहा है कि उस चक्के की त्रिज्या क्या होगी, ये जो त्रिज्या है वाट, यही ना त्रिज्या वाट, त्रिज्या क्या होगी जिसके 12 पाई, ये जो चाप है मान लो ये भी जो चाप है इसकी लंबाई है 12 पाई, इसके केंद्र पर कई डिग्री का कोण बनाती है, 36 डिग्री। याद है कुछ, बोले यस सर।
हम सभी जानते हैं कि चाप की लंबाई, चाप भी एक परिधि होता है और वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुना 2πr बराबर 12 पाई दिया हुआ। यहाँ पे त्रिज्या निकालना है, काटिए। थीटा हो गया 36 बटा 360 गुना 2πr बराबर 12 पाई। अब काटते चलो, पाई से पाई कट, इससे 6 बार में कट गया। 2 से नीचे भी काट सकते हैं, 3 आई 3 तिरछा गुना होगा 12 से, तो r बराबर हो गया 12 तिया 36। गलती तो नहीं कर रहे हम लोग? ओ 36 से 10 बार में कटेगा, 36 से 6 बार में नहीं, गलती। काटने छाटने 36 से 10 बार में नहीं कटेगा, 216 रहेगा तब ना, 6 बार में। 36 से 10 बार में, 2 से काटे 5 बार में। आई पाई से पाई तो कट ही गया है। अभी 5 12 में तिरछा गुना होगा, r बराबर 12 25 60 हो गया। r बराबर कितना हो गया मेरे प्यारो? 12 25 60। r बराबर हो गया 12 25 60। ऑप्शन नंबर डी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए। आज क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही लाजवाब है। एक व्यक्ति को कुल धन के 3/8 भाग मिला, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8। अच्छा, यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है तो कुल धन क्या था? अब 3/8 2 बार आया हुआ है, तो हम चाहेंगे तो ऐसा ले सकते हैं कि 8 टोटल 8 भी ले सकते हैं, लेकिन शेष का लगा दिया है तो आप 8 8 64 भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, इसको मिला है 3/8 कुल धन का, इसको मिला है शेष का 3/8, शेष का 3/8। तो रेशियो प्रकट करने में मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल को इतना मानिए कि नीचे वाला कट जाए, हरों का एलसीएम। तो आप मान सकते हैं टोटल को 8 भी, लेकिन यहां शेष का 3/8 बोल दिया है तो 64 ले लीजिए। 8 8 64, 8 भी लीजिए तो भिन्न में आएगा, फिर एक लाइन बढ़ के रेशियो आ ही जाएगा। 64 ले लिए, 64 का 3/8 करेंगे, 8 8 64, 8 3 24 हो गया। जैसे 3/8 करेंगे तो 8 8 64, 8 3 24। अब 64 में आप कुछ भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, बस रेशियो अंततः उतने आएगा काट छाट के। ऐसा ले लिया कि जो आराम से कट जाए। 64 का 3/8 24 होगा। अब शेष कितना बच गया? तो 64 में 24 हो गया तो शेष बच गया 40, तो यहां बच जाएगा 40 का 3/8। 40 का 3/8 बचे 40, तो ये 15 हो गया। ये 24 हो गया, ये 15 हो गया। तो शेष अब कितना? हालांकि शेष से कोई लेना देना नहीं है, तो ये 15 हो गया तो ये 25 बच जाएगा, हालांकि इससे कोई मतलब है नहीं। सीधे बोल रहा है कि ई दोनों का अंतर क्या है। ई दोनों का अंतर है यहाँ पे अंतर कितना है? तो बोले सर अंतर 9 का है, बाई रेशियो आ जाए। यहाँ पे अंतर है बाबू 36 का, तो यहाँ 36 का अंतर है, ये दोनों में अंतर है 9 का। कुल निकालना है, कुल तो 64 से, अंतर की तुलना अंतर से, कुल निकालना है 64 से। बस यही आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़िए, धैर्य बना के आपको पढ़ना पड़ेगा। मजेदार मजेदार क्वेश्चन तभी आपसे क्लियर हो पाएंगे। सोमवार से बुधवार तक, मतलब सोम मंगल बुध 3 दिन का औसत तापमान है 37.5 डिग्री। मंगल से बृहस्पति यानी मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन का 34। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के 4/5 है, यहाँ बृहस्पति का तापमान सोमवार का 4/5 है, मतलब रेशियो निकल रहा है। बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। आप रेशियो पढ़े ना, इसमें लास्ट में का लगे वो नीचे। तो बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। सोमवार में का लगा यानी 4:5। बोले सर ये तो रेशियो निकल गया। तो रेशियो निकल गया तो काम हो जाएगा ना। बोल रहा है बृहस्पति का तापमान क्या है? बृहस्पति का तापमान सोमवार का 4/5 है, तो बोल रहा है बृहस्पति का तापमान क्या है? दोनों में कोई तो रिलेशन होगा। बोले यस सर होगा। देखिए करा सोम से बुधवार का 37 है, मतलब समझते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 37 है औसत, तो 37 या 111 हो गया। अब आइए उसके बाद कहता है मंगल से बृहस्पतिवार। मंगल से बृहस्पतिवार मतलब समझते हैं ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यह है 34 गुना 3, 34 या 102।
आइए अब क्या करेंगे, घटा देंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे कट गया, ई मंडे और थर्सडे का अंतर आ गया, कितना आ गया पता है, 9। और ऐसे भी सोच सकते थे कि 37 से 34 हो गया, 3 का अंतर है, 3 दिन है तो 3 या 9 का अंतर हो जाएगा। और ऐसे सीधा निकाल दिए कि सोम मंगल बुध का योगफल हो जाएगा, चूंकि औसत 37 है, 37 या 111, मंगल बुध बृहस्पति का 34 या 102, दोनों का अंतर काट छाट के सोम और बृहस्पति का अंतर 9 है, सोम और बृहस्पति का अंतर 9 है। यहां कितना का अंतर है, एक अंतर की तुलना अंतर से, बृहस्पति का पूछ रहा है, किसका, बृहस्पति का, तो 4 से 9 चौक 36 डिग्री। सोम का पूछता तो 5 से 45 डिग्री। क्या कहते हैं, रेशियो का भी इस्तेमाल हो गया, एवरेज का भी इस्तेमाल हो गया। इस प्रकार से मिला के प्रैक्टिस करिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। आ जाइए मेरे प्यारों, मात्र 5-6 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 24 आ जाइए। कहता है एक पीपे में, पीपे मतलब कोई बर्तन होगा, 3:1 के अनुपात में शराब और पानी है, मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतनी मात्रा में पानी मिला दिया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में शराब पानी 1:1 हो जाए। आपको पता है रेशियो में मैंने स्पेशल टाइप पढ़ाया है इस प्रकार के क्वेश्चन। पहले तो डायरेक्ट यदि कुछ आप डाल रहे हैं तो दूध के जैसे दूध डाल रहे हैं, पानी से हम पानी डाल रहे हैं दूध से, लेकिन जब मिश्रण निकाल के कुछ डाल रहे हैं तो कुल मिश्रण नीचे वाला हो जाता है। यहां देखें, एक पीपे में शराब और पानी, शराब और पानी का रेशियो कितना है बाबू, 3:1। बोला मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि 1:1। मैंने आपको स्पेशल इस टाइप में बताया और अभी भी बता रहा हूं कि मिश्रण निकालने से रेशियो नहीं बदलता है, लेकिन यदि आप कुछ डाल रहे हैं, जैसे पानी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, तो बाकी सेम कर रहा हूं, तो मिश्रण आपने निकाला होगा, रेशियो वही होगा 3:1, मात्रा घट गया होगा। पुनः आपने डाला होगा पानी, क्या बोल रहा है कि मिश्रण निकालकर कितना भाग पानी मिलाया जाए, तो मिला रहे हैं पानी तो सेम करेंगे दूध। बढ़िया से क्लियर हो रहा है, समय थोड़ा दीजिए तो सेम करो दूध, स्पीड फिर अपने आप बढ़ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल भी बेहतर बेहतर मैं लाने का प्रयास करूंगा। मिला रहे हैं पानी, सेम करो दूध, दूध सेम करिए, सॉरी दूध क्या, शराब है तो शराब करिए सेम, बात बराबर ही है। शराब मिला रहे हैं पानी, सेम करो, शराब ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 हो जाएगा, तो 3 से दोनों तरफ गुना। अब बोला पानी कितना मिलाए, तो 1 से 3 हो गया, 2 मिलाए। बोला है कि कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए, तो भाग या प्रतिशत की गणना हमेशा टोटल पर होता है। तब मिश्रण निकाल के कुछ डाला जाए तो टोटल नीचे वाला हो जाता है, डायरेक्ट डाला जाए तो प्रारंभिक मिश्रण ऊपर वाला ही रहता है, मिश्रण निकाले फिर डाले तो टोटल नीचे वाला, तो टोटल 6। और यहाँ कितना पानी डाल रहे हैं, 2, तो यहाँ पर 1/3 भाग। कितना भाग मेरे प्यारों, 1/3। कुछ नहीं किए हैं, मिला रहे हैं पानी सेम किया शराब, मिश्रण निकाल के कुछ डाल रहे हैं तो कुल मिश्रण 3 3 6, कितना पानी डाल रहे हैं, 2, ऊपर काट छाट के 1/3 भाग। रिपीट करते चलिएगा, काम सीखिए, लेकिन इतना रिवीजन करिए कि फिर वो कभी भूल ना पाए। फिगर क्लीन दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ये बड़ा ही मजेदार सा टैबुलेशन का क्वेश्चन है, पहले समझिए। निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया। यदि सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों का वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया जाए तो ई को दर्शाने वाले का कोण क्या होगा। तो बोले सर कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ सीधा सबको, जैसे ये 8000 है, थोड़ा सा आप देख लीजिए बढ़िया से, यह है 8000, यह है 10000, यह है 15000, ये 9000 और यह है कितना, 11000। जब टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो टोटल हो गया 8 10 18, 15 9 24, तो 15 9 24 18 42, 42 और 11 कितना हो जाएगा, 42 और 11 हो जाएगा हम सभी का 53। फिर चाहिए 11 9 20, 20 और 15 35, 35 11 10 और 8 18, 35 18 53, तो सीधा आप 360, टोटल 360 डिग्री होता है। ई का कोण निकालना है, ई का कोण बहुत आसान है। डिग्री में कोई किसी भी सेक्टर को आप वृत्त को लेते हैं तो अपने आप में 360 डिग्री होता है, तो 360 की तुलना यहां टोटल से, और यहां टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, यहां टोटल जोड़ के 53,000 हो रहा है। आप जोड़ के देखिए, मुझे तो लग रहा है वही टोटल हो गया 53,000, और निकालना है ई वाला कोण, तो ई वाला निकालना है तो 11,000 से,
तो ये लगभग में लाना है। देखिए निकटतम पूर्णांक, ऊपर वाला को देखना ही नहीं, सीधे बोल रहा है कि सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थी था, कुल नीचे वाला जोड़ दिया 53,000। ई का त्रिज्यखंड कितना होगा, तो टोटल होता है 360 डिग्री, 360 की तुलना टोटल कितना से 53 जोड़िए ना 11 9 20 15 35 35 और 18 53। बस अब इसको काट छाट के लगभग में लाइएगा और क्या करिएगा। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ये कुछ नहीं, ये 2 शून्य हो जाएगा, 11 6 66 के 6 हो गया, बच गया 6, 11 33 और 6 39 और बटा में 53। तो लगभग में ही भाग आप दे सकते हैं कि कितना होगा। मैं दे ही देता हूं, थोड़ा समय दीजिए। 53 से आप यहां देख लीजिए, भागा दीजिए तो मुझे लगता है 8 बार तो नहीं लगेगा, 7 बार लगेगा। 7 21 के 1 बचा कितना 2, 7 5 35 और 2 37, यहाँ 5 बच गए, यहाँ 2 कट गया, फिर 0। 5 बार तो नहीं लगेगा, 4 बार लगेगा, लेकिन 4 तो है नहीं, तो यही 75 मार दीजिए, क्योंकि 4 वाला लगेगा तो फिर दशमलव समथिंग तो आएगा ही, तो बस 75 डिग्री है ना। 75 डिग्री मेरे शेर बहादुर, 75 डिग्री। तो कुछ करना नहीं था, कुल विद्यार्थी 53,000, कुल कौन होता है 360, 360 की तुलना 53,000 से और गुना 110 से, क्योंकि ई मतलब 11,000 से ई वाला निकालना। यहां पे मैंने 11,000 लेना है, यहाँ पे मैंने गलत लिया था 11,000। 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए और यहाँ पर 1 शून्य कम ही लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 शून्य कम ही लेना है, कैलकुलेशन में गलती हुआ था, तो यहाँ पे हम सभी का आ जाएगा 74 दशमलव समथिंग, यानी मिला के 75, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा ही शानदार है। एक घनाभाकार डिब्बे की पूर्णांक भुजा की लंबाई, मतलब आप कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या किसी को भी आप लंबाई ले सकते हैं, निम्न में से डिब्बे का आयतन क्या होगा। तो बोले सर सिंपल सी बात है, आयतन निकालने के लिए हमें इसको निश्चित राशि बनाना होगा। हम सभी जानते हैं कि घनाभाकार का आयतन होता है LBH। L हो गया x, B हो गया 3x और H हो गया 4x, 4 तिया 12x³। अब आप सोचिए कि यहां पर हम क्या रखें, बोल रहा है आयतन, LBH होता है ना आयतन, LBH। अब सोचिए, आप सोचिए कि यहां पर हम क्या रखें, ऑप्शन से यहां पर हम क्या रखें, ऑप्शन से यहां पर हम क्या रखें कि 12 से इतना बार में कटे कि पूर्ण घन संख्या हो। यहां पर क्या रखें कि 12 से इतना बार में कटे कि x³ का मान रहेगा तो पूर्ण घन संख्या रहेगा ना। तो मान लिया 48, तो 12 चौके 48, 4 पूर्ण घन नहीं है। 56 तो 12 से करता नहीं है, 64 12 से करता नहीं है, तो 96 हो जाएगा। बोले कैसे सर, ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखिए 12 8 96, यहाँ x के क्यूब, यहाँ 2 के क्यूब के रूप में बैठ गया। और आप कोई के रख के देखिए, नहीं बैठेगा क्यूब के रूप में, नहीं बैठेगा क्यूब के रूप में मेरे बहादुरों, नहीं बैठेगा क्यूब के रूप में। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते चलते हैं, बस 4 क्वेश्चन और। 2017 में एक व्यक्ति ने औसत दैनिक व्यय का पता लगाए, जिसने पहली छमाही में कितना 76,310 और आखिरी छमाही में इतना रुपये खर्च किया। तो बोले सर पहली छमाही और आखिरी छमाही तो 6वें महीना करना होता है, जिसने पहली छमाही में औसत कितना है इसका, तो औसत है 76,310। यहां पे कितना औसत है बाबू, 87,940। कह रहा है कि 2017 में एक व्यक्ति का औसत दैनिक व्यय, मतलब एक दिन में वो कितना खर्च किया, तो 6 महीना का औसत निकलेगा, प्रत्येक 6 महीना का। तो बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इसका औसत निकाल लेते हैं। पहले इसका औसत 6 से 6 कट गया बाबू। अब इसका औसत निकालेंगे तो सीधा कुछ नहीं करना है, औसत बराबर ई छमाही औसत निकलेगा। ये क्या निकलेगा बाबू, छमाही औसत। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, 1 से गुना होगा तो 76,310 प्लस 87,940। देख रहे हैं कैलकुलेशन बड़ा मजेदार और शानदार। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, जोड़िए 0 0 0 0 हो गया, 1 और 4 5 हो गया,
3 और 9, 12 के 2 बच गए 1, 6 या 1 7 7 14 4 बचा 1, 8 7 15 1 16 और बटा में 2। ये तो काट सकते हैं आप, या तो डायरेक्ट अभी इसको भागा देंगे 6 महीना। 6 महीना मतलब आप जानते हैं कई दिन होता है, तो 2 से काट दीजिए। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। अब इसको क्या करेंगे कि 82 125 है, इसको 6 महीना से भाग दीजिए, तब ना दैनिक निकलेगा। दैनिक ओ मैंने 2017 भी लिख दिया, तो प्रथम छमाही, तो बात तो बराबर ही है। प्रथम छमाही 180 से भाग दीजिए ना, लगभग में आ ही जाएगा। एक सौ 80 दे दीजिए, लगभग में आ ही जाएगा। दिक्कत ये क्या होगा, या तो आप शुरू वाला 6 महीना ले लीजिए, 2017 तो जनरल ईयर होता है, तो शुरू वाला 6 महीना में कई दिन होगा वो देख लीजिए, और लास्ट वाला 6 महीना में कई दिन होगा वो तो एक आइए दिन के आगे पीछे होगा, और उसके बाद काट छाट के निकाले तो वो भी लंबा हो जाएगा। हमने सीधा छमाही औसत निकाल दिया, काट छाट के 6 महीना 6 महीना है, ये मासिक औसत निकाल दिया, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा ही लाजवाब। दीपा शिखा से 7 साल बड़ी है। 15 साल पहले शिखा की उम्र दीपा की उम्र की 3/4 थी। तो पहली बात तो बड़ी या छोटी का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर। कहता दीपा शिखा से, अब देखिए 15 साल पहले शिखा की उम्र दीपा की उम्र की 3/4 है, तो 15 साल पहले मतलब -15। शिखा की उम्र दीपा की उम्र की 3/4। अब आपको पता है एज वाला में मास्टर वीडियो में भी मैंने बताया था कि सबसे पहले तो मेरे प्यार हो, एज वाले प्रश्नों में जिस समय का अनुपात रहेगा, जिस समय का निश्चित राशि रेशियो उसी समय का होना चाहिए, नहीं है तो आगे पीछे करिए। और दो व्यक्तियों का अंतर तो हमेशा सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 साल पहले कहता है शिखा की उम्र दीपा की उम्र का 3/4 मतलब 3/4। अंतर कितना का था, दीपा शिखा से 7 साल बड़ी है, 7 साल का अंतर है, 7 साल का अंतर है। यह अंतर कितना का है, 1 का। अंतर की तुलना अंतर से दीपा की वर्तमान निकालना है, तो दीपा निकालना है 4 से, लेकिन ये 15 साल पहले निकला, 28 वर्ष। इसलिए दीपा वर्तमान 28 + 15, 28 और 15 43 वर्ष। चूंकि 15 वर्ष पहले कोई 28 होगा, वर्तमान में 43। नोटिफिकेशन जाएगा, एक बार अपडेट कर लीजिएगा, सबको नोटिफिकेशन मिलेगा। आ जाओ मेरे बहादुरों, बढ़ते चलो। 29 पहुंच गए हम लोग। कितने विभिन्न तरीकों से शब्द गैम्बल के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। पहले ये देख लीजिए कि इसमें कोई ऐसा, ये परमुटेशन है, ये क्या है मेरे प्यारों, परमुटेशन। तो यहां पे टोटल के टोटल कितने, बड़ा ही बेहतरीन ढंग से मैंने फैक्टोरियल भी पढ़ाया आपको। 1 2 3 4 5 6, ये सब अलग अलग है। जब सब अलग अलग है तो कुल तरीके सजाने के, कुल तरीके फैक्टोरियल n होगा, यानी फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब ये तो कुछ दिन पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ाया आपको, है ना। 6 5 30 चौके 120, 120 12 3 36, यानी 720 हो गया। अब जैसे डबल लेटर रहता तो जैसे APPLE, इसको कैसे बनाते, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, आई 2 बार रिपीट हो गया इसलिए बटन फैक्टोरियल 2। ठीक है, जो एक ही लेटर जितना बार रिपीट होगा हम नीचे फैक्टोरियल करते जाएंगे। ऐसे जनरली जब कोई लेटर रिपीट ना हो तो सीधे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 को गुना करिए, आंसर आ जाएगा। यूथ बुक से बहुत बेहतर है। यूथ बुक मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि यूथ बुक से सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बोर हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। इधर प्रैक्टिस करिए, उससे बढ़िया आप ये पिनेकल वाला पढ़ लीजिए 6200, बड़ा बेहतरीन बुक है और कम समय में आप उसको पढ़ सकते हैं। समय बर्बादी मत करिए, बेहतर ढंग से तैयारी करिए। और यूथ पुराना वाला पढ़ाया हो आप उससे पढ़ सकते हैं। आ जाइए 720 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही मजेदार है।
अनुपात 5:11, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 3:4 हो जाए। ऑप्शन से भी चल सकते हैं या सर्वप्रथम अंतर सेम कर दीजिए, क्योंकि जब प्रत्येक पद में कुछ जोड़ा जाए या कुछ समान राशि घटाया जाए तो सबसे पहले अंतर सेम। 5:11 है, 3:4। ऊपर अंतर 6 का है, नीचे 1 का अंतर है, ऊपर 1 से नीचे 6 से। 5 से हो गया 18 या 1 से हो गया 24, यानी आप 13 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं मेरे बहादुरों? 13। सबसे पहले अंतर से। मजा आया होगा। तो इस बेहतर लेवल का मैं क्वेश्चन लाया हूं, अपने सभी भाई बहन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबर को वायरल करें कि सुपर 30 आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप में अद्भुत कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मैं रीजनिंग का भी लेके आऊंगा अल्टरनेट, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, फिर मैं डेली भी करवाने का प्रयास करूंगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना बेहतर। बिहार एसएससी के लिए 100 एपिसोड मैं समाप्त कर चुका हूं। आपके भाई बहन को बिहार एसएससी इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर बताएं धुआंधार प्रैक्टिस बैच के बारे में। आपके भाई बहन जो अभी स्टार्टिंग किए हैं तैयारी का, उनको आप 0 to हीरो बैच से रूबरू करवा सकते हैं मेरे प्यारों, जिसमें एकदम जीरो से सिर्फ टेबल आ रहा है, पहाड़ा आ रहा है, संख्या पहचाने आ रहा है, वो मैथ का बादशाह बन सकते हैं। रेलवे का प्रीवियस में पिनेकल का मैं ताबड़तोड़ सॉल्यूशन दिया हूं। 0 to हीरो मैथ पढ़ना है, एडवांस मैथ पढ़ना है, इन सभी का ताबड़तोड़ रिवीजन कर सकते हैं हमारे बैच से जुड़ के। हमारा एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल इंस्टॉल करना है और कूपन कोड यूज करना है RK80, 80% डिस्काउंट। मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम लगभग फ्री, लगभग फ्री। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।